लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र और बिहार ये दो राज्य बीजेपी और मोदी के लिए लगातार मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति में बार बार दरार की खबरें आ रही हैं। अब देवेंद्र फडणवीस के सामने सरकार की साख बचाने की चुनौती भी है। सामना में खबर छपी है, सामना आप जानते हैं शिवसेना का मुखपत्र है, और सामना में खबर छपी है कि धनंजय मुंडे के बाद अब उन्होंने अपने बाकी मंत्रियों यानी देवेंद्र फडणवीस ने अपने बाकी मंत्रियों के साथ बैठक कर उन्हें व्यवहार सुधारने की नसीहत दी है। वहीं अब महाराष्ट्र में भैयाजी जोशी के मराठी पर दिए बयान के बाद फिर से बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। हालांकि जितनी जल्दी भैयाजी जोशी को सफाई पेश करनी पड़ी, उससे साफ समझ में आ रहा है कि विपक्ष का विरोध बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन गया था। इस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने भी सदन में सफाई दी थी, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सारे दलों ने मोर्चा खोल ही लिया है और लगातार सरकार पर हमलावर हैं ये सारे दल। इधर राहुल गांधी भी आज मुंबई पहुंचे हैं। वो चमड़ा उद्योगों के श्रमिकों से मिल रहे हैं और खासकर धारावी में, और ये काम लगातार राहुल गांधी कर ही रहे हैं। आप जानते हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो या हिंदुस्तान का कोई दूसरा कोना हो, राहुल गांधी लगातार इस मसले को अपनी राजनीतिक रणनीति का एक अहम हिस्सा बना चुके हैं। और बीजेपी के पास राहुल गांधी की इस रणनीति का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी को तो 7 घंटे वनतारा जाने का समय मिलता है, लेकिन लोगों की तकलीफों का जायजा लेने का समय मोदी के पास नहीं है। वैसे आज नरेंद्र मोदी ने फिर मां गंगा को लेकर बयान दिया है कि उन्हें मां गंगा ने गोद लिया है, गंगा ने बुलाया है, गंगा ने भेजा है, मैं गंगा पुत्र हूं। ये सब बातें वो कर चुके हैं। आज वो थे माफी चाहूंगा नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में, और वहां उन्होंने कहा कि मां गंगा ने उन्हें गोद लिया है। कमाल है कि 11 सालों में नरेंद्र मोदी मां वाले कार्ड को ही चल रहे हैं या चला रहे हैं। खैर, ये कार्ड क्या बिहार में चल पाएगा, ये सवाल है, बड़ा सवाल है, क्योंकि अब मोहन भागवत 5 दिनों के बिहार दौरे पर पहुंचे हैं और ये दौरा चुनाव से पहले हो रहा है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनावों के बाद आरएसएस को मोदी की काबिलियत पर यकीन नहीं रहा, जो आरएसएस प्रमुख खुद ही चुनावों की कमान संभाल रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की रणनीतियां भी बीजेपी के पल्ले नहीं पड़ रही हैं। एक तरफ तेजस्वी ने युवाओं को जोड़ने के लिए डोमिसाइल नीति से लेकर निःशुल्क फार्म का वादा युवाओं से किया है। अब वो शराबबंदी से ताड़ी को हटाने की बात कर रहे हैं। ताड़ी दोस्तों आप जानते होंगे, जो बिहार के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। बिहार, झारखंड या उसके आसपास के लोगों को ताड़ी शब्द बहुत अच्छी तरह से पता हो। अगर जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि जैसे खजूर है, वैसे ताड़ी है, वैसे सल्फी है। ये सब एक ही तरह के पेड़ हैं जो एक लंबा होता है, और उसमें शाम के वक्त, रात के वक्त एक मटकी लगाई जाती है काटकर ऊपर, और उसमें उसके रस टपकने से टपकते टपकते दिन शाम से लेकर सुबह तक वो मटकी जो है उस रस से भर जाती है, और उसको निकालकर पीते हैं, और पीने के बाद थोड़ा बहुत नशा आता है। जैसे जैसे ये जो रस है, वो रस जैसे जैसे लेट होता जाता है, यानी उस पर धूप का प्रभाव पड़ता है, सन रेज उस पर पड़ते हैं, वैसे वैसे उसमें फर्मेंटेशन के कारण उसमें अल्कोहलिक गुण जो है वो बढ़ जाता है और उसमें नशा आता है। तो ये देखिए, ये विजुअल है कि कैसे, और इसको भी शराबबंदी से, इस ताड़ी को हटाने, क्योंकि अभी ये भी शराबबंदी में ये भी है, और इसको हटाने का यहां पर वादा कर चुके हैं अब नीतीश कुमार, माफी चाहूंगा तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार ने तो 2016 में इस पर बैन लगा दिया था। खैर, इस मसले पर तेजस्वी यादव ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा। तो आज हम आप सब लोगों के बीच आए हैं। कई पासी समाज के लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई, और पासी समाज के जो हमारे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, दलित समाज से आते हैं, उन सब लोगों ने इस बात को हमारे सामने रखा कि रोजी रोटी चलाने के लिए आप इस पे जो है पासी समाज लगभग जो 1.5-2% पूरा समाज है,
यानी आबादी का 2% के पास अगर काम नहीं, उसके काम को खत्म कर दिया गया, तो आप कुछ कीजिए। पहले भी हम लोगों के पूर्व में सरकार थी कि भाई हम लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ताड़ी अलग चीज होती है, नेचुरल है, और 2% लोग जो है, आप सब लोग जानते हैं कि काम धंधा छिन गया था। उस समय भी हम लोग पक्ष नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की जिद थी, इसको लाया गया। फिर लालू जी के पहल पे कोशिश की गई कि नीरा का किया जाए, लेकिन आज नीरा की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं। बदतर स्कीम जो है फ्लॉप हो चुकी है, सरकार को कोई ध्यान नहीं। ये दलित समाज, पासी समाज आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेल रहा है, सामाजिक तौर पर प्रताड़ना झेल रहा है, और पुलिस इनको ले जाके गिरफ्तार करके जो पिटाई करती है जेलों में, यानी शारीरिक रूप से भी ये प्रताड़ना जो है झेलने का काम कर रहे हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था, उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे, और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी, वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। तो ये बयान आपने सुन लिया दोस्तों, और ताड़ी को उस अधिनियम से बाहर करेंगे, शराबबंदी से बाहर करेंगे, और जो पूर्व में व्यवस्था चलती थी, पहले जो व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को हम लागू करेंगे। साफ साफ नजर आ रहा है कि बिहार में चुनाव खासा दिलचस्प होने वाला है, और ये आपको भी दिख रहा होगा। उधर कश्मीर चलते हैं थोड़ा सा। कश्मीर में पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, और इस पर बयान देकर भी नरेंद्र मोदी की सरकार फंस गई है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पूछा है कि आपको अब तक किसने रोका था। दरअसल यह बयान आया कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेंगे जब जब चुनाव सामने आता है, और अभी तो चुनाव, अब बिहार के चुनाव हैं, चुनाव के समय कश्मीर क्यों याद आता है, और उसमें भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों याद आता है कि हम कश्मीर को, पाक ऑक्युपाइड, पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में कर लेंगे। कर लीजिए ना भाई, अभी तक आपने क्यों नहीं किया? यही बात उमर अब्दुल्ला सदन के अंदर कह रहे हैं। जरा सुन लीजिए उमर अब्दुल्ला को। कहीं पर मेरे हुकूमत में, कांग्रेस की हुकूमत में, मेरे वालिद साहब की हुकूमत में, जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी, तब बताएं ना, कहीं पे हमने नाम बदले? प्रताप सिंह पार्क आज भी प्रताप सिंह पार्क, एसएमजीएस अस्पताल आज भी एसएमजीएस अस्पताल, एसएमएचएस अस्पताल आज भी एसएमएचएस अस्पताल। कहीं सड़कों का नाम नहीं, कहीं पर भी नहीं। लेकिन मुझे बताइए ना, महाराजा साहब के जो, अगर हम विरासत देखें तो जो सबसे बड़ी चीजें क्या थी? एक जम्मू कश्मीर रियासत, वही देगा ना हमें विरासत में। ये रियासत बना के, उस रियासत का आपने क्या हाल किया ना? बताए ना आप, ये कहने की बात है। ये छोड़िए ना, छोड़िए। और वो दिल्ली ने किया ना, वो आपने नहीं किया, वो मरकज की हुकूमत ने किया ना। वो क्या हुआ? विरासत मैं विरासत की बात कर रहा हूं ना। अब महाराजा बहादुर ने विरासत में जम्मू कश्मीर का एक नक्शा आपको दिया। चलिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। अच्छा, यहां पे तकरीरों में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। आपने हाजी पीर छोड़ा, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा। खुद बताइए ना, जब करगिल का वार हुआ
तो किसने रोका? बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं, एक्चुअली हुआ है ऐसा कि लंदन गए हैं देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, और वहां इन्होंने कहा कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेंगे। हालांकि वहां और भी बहुत सारे बवाल हुए हैं, उन सब पे बात हम बाद में करेंगे, या आपको उन पर और विस्तार से जानकारी लेनी है तो हमारे दूसरे कार्यक्रमों को, और खासकर वर्ल्ड न्यूज का जो वीडियो आता है यानी वर्ल्ड न्यूज बुलेटिन, उसको जरूर देख लीजिए, उसमें वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जब आप बात कर रहे हैं तो किसने रोका है? ले लीजिए, आप 11 साल से सत्ता पर काबिज हैं। क्या सिर्फ चुनाव जब किसी राज्य में होते हैं या देश में चुनाव होता है तभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आपको याद आता है? हम भी चाहते हैं कि वो हमारा हिस्सा बन जाए। तो किस तरह बीजेपी के लिए चारों तरफ से परेशानियां, चुनौतियां खड़ी हो रही हैं दोस्तों, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले नरेंद्र मोदी का वो मां गंगा ने गोद ले लिया, जरा सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। बहुत साल हो गए, आपने सुना नहीं होगा। वो पहले तो उत्तर प्रदेश में जाके कहते थे, अब उत्तराखंड में कह रहे हैं, क्योंकि मां गंगा वहीं से तो आई हैं। तो उत्तराखंड में आज जब नरेंद्र मोदी थे तो मां गंगा कैसे याद आ गईं और मां गंगा कैसे गोद ले ली हैं उनको, जरा सुन लीजिए उनकी जुबानी। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति नरेंद्र मोदी भाषण देने में माहिर हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, अब क्या बोलूं मैं, करने में भी माहिर हैं। चलिए, लेकिन दूसरी तरफ जब महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक और जम्मू कश्मीर तक फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी, फंसी हुई है मोदी सरकार, तब उधर मां गंगा क्यों याद आ रही हैं नरेंद्र मोदी को, इसकी भी चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे कि महाराष्ट्र से बिहार तक आखिर कैसे मुसीबत में है बीजेपी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हेमंत कुमार जी सीधे पटना से जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत है। लखनऊ से इधर जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, और दिल्ली से हमारे 2 साथी प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा प्रोफेसर साहब आपके पास आना चाहता हूं, कहां से शुरू करें? मां गंगा, काशी, या बिहार ताड़ी, या उधर भैया जी जोशी? प्रोफेसर रविकांत जी। आज ढेर सारे मुद्दे हैं और बीजेपी इन तमाम मुद्दों पर फंसी हुई दिख रही है। अब मोदी जी जब जब फंसते हैं तब मां गंगा की शरण में चले जाते हैं। वैसे हिंदू माइथोलॉजी में तो वही है कि जब पाप ज्यादा हो जाए तो कुंभ में जाकर के डुबकी लगाए। लेकिन मोदी जी को बार बार जब ये याद आता है कि अब फंस गए हैं तो फिर मां गंगा याद आती है। वैसे बनारस में गंगा मैया का क्या हाल है वही बता सकते हैं या बनारस के लोग बता सकते हैं। ये जो लच्छेदार भाषा है, कल वनतारा गए थे मोदी जी, हमारे 18 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और ये पूरा देश देख रहा है। उस काम का नतीजा ये है कि लाखों करोड़ रुपए तो शेयर बाजार में डूब गए। 100 करोड़ लोगों के पास पैसा नहीं है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है,
82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रहना पड़ रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। महिलाओं की आबरू, उनका सम्मान कितना सुरक्षित है, ये पूरा देश गवाह है। दलितों के साथ जो कर रहे हैं वो तो हम लोग उत्तर प्रदेश में तो बराबर देख रहे हैं। यही जो सरकार है जो बोलती है कि हम किसी माफिया को, किसी इस तरह के अपराधी को नहीं बख्शते, लेकिन एक दलित घोड़ी पर भी नहीं चढ़ करके बारात में जा सकता, शादी नहीं कर सकता। इसको आप क्या कहेंगे? तो इन हालातों में मोदी जी जो लगातार व्यस्त हैं, वो जब भी रहते तो शहर पर ही रहते हैं, या तो विदेश में होते हैं या देश के भीतर होते हैं, और या फिर चुनाव की रैलियों में होते हैं। कभी उनको हमने काम करते हुए नहीं देखा। वो जब जाते हैं तो हवाई जहाज में बहुत सारी फाइलें रहती हैं, और कई बार फाइलों में कौन से कागज होते हैं ये तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन वो दस्तखत करते हुए दिखते हैं जी। तो इतना काम मोदी जी ने किया है कि देश का बेड़ा गर्क कर दिया, बचा ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? औरंगजेब पर आएंगे, क्योंकि वो फिर चर्चा ये ना हो कि कितने लाख करोड़ डूब गए। तो इतिहास में आप जाएंगे और वहां उस इतिहास को पीटेंगे। असली जो मामले हैं, जो लोगों की बेहतरी से, लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए और इस देश की डेमोक्रेसी से जुड़े हुए, मोदी जी ने और पूरे बीजेपी आरएसएस ने उस हिंदुत्व के जरिए भारत के संविधान को जिस तरह से अटैक किया है, डेमोक्रेसी को जिस तरह से कमजोर किया है, संवैधानिक संस्थाओं को लगभग बेमानी बना दिया है जी। और टारगेट पर केवल चुनाव जीतना है। कैसे जीतना है वो सब जान रहे हैं। अब बिहार में जो कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जो कर रहे हैं, तमिलनाडु में जो किए कुछ दिनों पहले, साहब वहां आपको हिंदी थोपना है। इस देश में लोगों को हिंदी स्वीकार करना है, ये जरूरी है। लेकिन आप अगर थोपेंगे किसी पर तो रिएक्शन होगा। तो पता लगा तमिलनाडु से भी लोग नाराज हैं। महाराष्ट्र में जो भैया जी जोशी की बयानबाजी हुई, फिर तुरंत पलटे भी, लेकिन उनके पास मीडिया है। यही बात अगर किसी विपक्ष के व्यक्ति ने कह दी होती, और अबू आजमी ने जो कह दिया वो ऐतिहासिक सत्य है, उनसे असहमत हुआ जा सकता है या किसी इतिहासकार से उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन विधानसभा से बाहर कर देना और फिर मुकदमेबाजी, ये सब जो हो रहा है वो दरअसल देश को गुमराह करने के लिए। देश के लोग हमेशा अपने दुख दर्द, अपनी तकलीफें, अपनी जो उनके हित हैं, जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार, उनको लेकर के भूले रहे, भटके रहे और वो इसी में फंसे रहे। तो दरअसल जो मोदी जी की सत्ता है वो एक जाल बन गई है, और उस जाल में फंसे हुए हैं इस देश के लोग। वो जाल सब पर डाला जा रहा है। ये लोकतंत्र के शिकारी लोग हैं, इन्हें लोकतंत्र खत्म करना है, इन्हें डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करना है। वो पुराना मिशन है, कोई आज का नहीं। तो हर राज्य में सरकारें बनानी है चुनाव आयोग के जरिए, वो लोगों के जरिए नहीं बनाते, चुनाव आयोग के जरिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा उम्मीद पैदा की। अब देखना यह है कि बीजेपी के सामने ये जो मुसीबतें हैं, और उस पर मोदी जी मां गंगा की अब गोद में पहुंच गए हैं, क्या उससे वो बच पाएंगे? देश के लोग क्या फैसलाकुन हो गए हैं, ये देखना है। आने वाले चुनावों में बीजेपी की क्या हालत होती है। अगर चुनाव आयोग से वैसे बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चुनाव आयुक्त ने थोड़ा सा शर्म और लिहाज रखी तो आपको दिखेगा बिहार में और दूसरे राज्यों में जब चुनाव होंगे। तो मोदी जी का तो यही है कि वो निरंतर 18 घंटे जो सैर पर हैं, घूम रहे हैं, और जो कर रहे हैं शायद उसके गुनाहों की माफी के लिए मां गंगा की गोद में पहुंच जाते हैं कि सब
बच जाएंगे, लेकिन क्या देश के लोग उनको माफ करेंगे? देखना यह है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि क्या देश के लोग माफ करेंगे। और एक तरफ नरेंद्र मोदी की राजनीति है, नरेंद्र मोदी की राजनीति में जो कुछ है वो आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। दूसरी तरफ उधर बिहार में देखें तो तेजस्वी यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनकी राजनीति में कहीं ना कहीं अब है कि सत्ता पर काबिज हों और उसके लिए युवाओं को खासकर अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश। और तीसरी तरफ आप महाराष्ट्र चलिए तो महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग मोड़ पे है, इसलिए क्योंकि वहां धनंजय मुंडे को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, और वो चूंकि सत्ता पक्ष में है उनको इस्तीफा देना पड़ा। और ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो, और भी जबकि वहां एनडीए की सरकार है। वैसे में ये सारी बातें कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान करती हैं। और अगर आप कश्मीर पे खेलना चाहते हैं और खासकर विदेशों में, तो फिर कश्मीर पे भी कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, ये सब कह रहे हैं कि आपको रोका किसने है, आप कब्जा कर लीजिए ना, हमने तो नहीं रोका, हम भी चाहते हैं। तो ये सारी बातें कहां लेके जाती हैं, जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। देखिए राजीव जी, देश के सामने कोर इशू कुछ और हैं। कोर इशू ये कि मनमोहन सिंह सरकार से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल के दाम लगभग आधे हो गए। तो क्या उसका बेनिफिट जनता को मिल रहा है? आपने पीओके की बात की, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में राजनाथ सिंह कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था लोकसभा चुनाव के पहले की चुनाव खत्म होने से पहले ही कश्मीर का विलय करवा देंगे, कश्मीर में, हमारे कश्मीर में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, कि बस आर्मी जाएगी और ले आएगी वापस। तो कहाँ हुआ? ये बयानबाजियां केवल और केवल महाराष्ट्र में इस्तीफा हुआ है, जो स्टॉक मार्केट से 9 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए, इनके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये बयानबाजियां होती हैं कि हम आप डिस्कस करते रहें, लोग उसमें उलझे रहें। लोग ये बात ना करें कि इनकम टैक्स एक्ट में एक ऐसा बदलाव ला दिया गया है कि इनकम टैक्स जो है वो अब आपके ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट और बैंक अकाउंट भी देख लेगा। तो आपको अब रिटर्न में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है इनकम, और टीडीएस में भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। इनकम टैक्स को मालूम होगा कि आप खर्च कहाँ कर रहे हैं और आ कहाँ से रहा है, और वो सारी जो लेजिटिमेट इनकम है उसको टैक्सेबल कर देगा। या आपके अगर वो टैक्सेबल, तो सबका जो टीडीएस अपनी घोषित करते हैं या रिटर्न भरते हैं, घोषित करते हैं, और इनकम टैक्स से कुछ बच नहीं सकता है। लेकिन वो आपके ईमेल और सोशल मीडिया को देखकर क्या करना चाहते हैं? पूरे देश को डरा के रखना चाहते हैं। ये असली मुद्दे हैं। आप पीओके की बात कहां से आई है? लंदन में विदेश मंत्री थे, लंदन में विदेश मंत्री चैथम हाउस में थे, वहीं पे उसी थिंक टैंक में जहां राहुल गांधी भी गए थे लंदन के समय, यात्रा के समय। उसमें जो टैरिफ का मामला है अमेरिका की से, रेसिप्रोकल टैरिफ, कि जितना टैक्स आप लगाते हो उतना अमेरिका भी लगाएगा, मोदी जी के सामने ट्रंप ने कह दिया। उस मुद्दे पर भी सवाल आया तो जवाब क्या दिया हमारे विदेश मंत्री ने कि पीयूष गोयल अमेरिका गए हुए हैं, अभी तक तीसरा दिन है शायद उनको, आज या चौथा दिन है, एक बयान नहीं आया है। मोदी जी ने अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ क्या समझौता कर लिया, लौट के देश को बताया नहीं है। ये असली मुद्दे हैं। इन मुद्दों से भटकाव के लिए ये सारी बातें हैं। और जहां तक राजनीति का सवाल है, राजनीति देखिए इनके हाथ से निकली हुई है। चाहे महाराष्ट्र में आप देखिए कि अगर आपकी जीत इतनी प्रचंड जीत थी, तो प्रचंड जीत में तो ये छोटी मोटी चीजें मैनेज हो जाती है ना राजीव जी। मंत्री के सीबे नहीं होते हैं प्रचंड जीत में।
आप देखिए ना, अरविंद केजरीवाल बावजूद इसके कि फुल स्टेट यहाँ पे नहीं था, लेकिन उनको जब प्रचंड बहुमत था तो आ, उनके उनके यहाँ एक्शन सेंटर्स जरूर हुआ, लेकिन उनके अंदर बगावत नहीं हुई। पार्टी में मैनेज करते रहे, क्योंकि प्रचंड बहुमत का मतलब ही होता है कि वो जीत के जब आए जनता साथ में है, तो वो जनता साथ में है का कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता महाराष्ट्र की सरकार में। इसलिए आप देखिए कि इस्तीफे होते हैं। इसलिए आप रक्षा खड़से को थाने में जाना पड़ता है अपनी बेटी के छेड़छाड़ की एफआईआर कराने के लिए, तब एफआईआर होती है। तो ना प्रशासन चल रहा है, ना राजनीति चल पा रही है। कल ही का आप देखिए, हम ही लोगों ने यहाँ पे दिखाया था कल योगी आदित्यनाथ जी का भाषण, जिसमें वो एक नाविक को 30 करोड़ कमाने की बधाई दे रहे थे। क्या निकला वो मामला? वो मामला निकला कि वो हिस्ट्री सीटर है। वो हिस्ट्री सीटर है जिसको जीडीपी का कंट्रीब्यूटर बता रहे थे, जिसको तमगा दे रहे थे विधानसभा में खड़े होके। हमारे डीबी लाइव में एक वीडियो है जो दर्शक देख सकते हैं, डिटेल वीडियो है इस बारे में। तो सवाल ये कि देश की राजनीति में बहुत कुछ है और बहुत ही देश जो है ऐसे दोराहे पे खड़ा हुआ है जहां कड़े फैसले लेने हैं आर्थिक तौर पे। सबने विरोध किया अमेरिका के टैरिफ का, ट्रंप का, सिवाय भारत के। और जो खबरें अमेरिका से आ रही हैं, जहां तक मुझे खबर लग रही है कि पीयूष गोयल जी वो सब करके आएंगे जो ट्रंप चाहता है। वो केवल डॉटेड लाइंस में साइन करने जा रहे हैं। 2 अप्रैल से भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगने जा रहा है अमेरिका की तरफ से। उसमें नेगोशिएशंस का स्कोप अब बचा नहीं है। कल पीयूष गोयल जी की मुलाकात वहाँ के कॉमर्स फाइनेंस सेक्रेटरी से हुई है, वहाँ के वित्त मंत्री से। जहाँ तक मुझे खबर आ रही है, कुछ बात बनी नहीं है उनकी। देखते हैं उनको सरकार की तरफ से। अभी तक मोदी सरकार की, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे जो कॉमर्स मिनिस्टर गए हुए अमेरिका पीयूष गोयल, एक शब्द नहीं आया है ट्रंप के टैरिफ के हमले पर। सब लोग, सारे दुनिया, चीन, कनाडा, यूरोप के देश उसका प्रतिकार कर रहे हैं। मैक्सिको प्रतिकार कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। लेकिन भारत की तरफ से इसका कोई भी ना खंडन हो रहा है, ना कोई जवाब आ रहा है। मोदी जी के सामने ट्रंप ने कह दिया। देखिए, शीशे के पीछे से शेर के साथ खेलना, फोटो खिंचवाना एक अलग बात है, बच्चे भी करते हैं आजकल। ऐसी सुविधाएं सब चिड़ियाघरों में आजकल। लेकिन शेर दिल तो हम तब जानते हैं जब आप ट्रंप के सामने, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया, जैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने किया, जैसे जेलेंस्की ने किया जी, वैसे अगर 2 शब्द बोल देते हो। और हमने कोई गैर कानूनी टैरिफ अमेरिका पे नहीं लगाए हैं। जो WTO, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, उसके हिसाब से टैरिफ है। बिल्कुल, यही बात मोदी जी को कहनी थी, नहीं कह पाए। इससे लगता है कि देखिए, बहुत ही कमजोर नेतृत्व है। आप गंगा मैया का नाम ले ले, किसी का नाम ले ले, गले में सांप लटका के घूमे, उससे कोई मतलब नहीं है। जहां जरूरत है बोलने की, वहां आपके अंदर गले में सांप लटकाने की हिम्मत है कि नहीं है, कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर आप कह पाते ये टैरिफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा है, WTO के अंतर्गत है। ये कहने की हिम्मत मोदी जी के अंदर क्यों नहीं थी? खामोश क्यों खड़े रह गए? हमने देखा इंदिरा गांधी किस तरह जवाब देती थी रीगन को या निक्सन को। वो हिम्मत होनी चाहिए। शीशे के पीछे से शेर के साथ फोटो खिंचवाना आसान काम है, मुश्किल काम है। अपने कर्तव्य को, और कम से कम देश की जो सॉवरेनिटी की बात आए, देश की प्रतिष्ठा की बात आए,
उस वक्त आपके अंदर इतना अंदर बल है क्या कि जो ताकत ज़ेलेंस्की ने दिखाई, जो ताकत फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिखाई मैक्रोन ने, या जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने दिखाई, वो ताकत मोदी जी के अंदर क्यों नहीं थी? जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत कुछ यहाँ एक पिक्चर जो है वो क्लियर करने की कोशिश है। जरा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आना चाहता हूँ। दीपक जी, बहुत कुछ महाराष्ट्र एक बार भाषा विवाद, बिहार ताड़ी शराब बंदी, और उसके बाद अब फिर से चुनाव की बारी। मोहन भागवत का 5 दिनों के लिए बिहार जाना क्या मायने हो सकता है? क्या मोहन भागवत को अपनी जो बीजेपी है, पार्टी है, नरेंद्र मोदी, इन पे भरोसा नहीं है इसलिए गए हैं? क्योंकि चुनाव में, वो भी बिहार राज्य के चुनाव में, मोहन भागवत की इस ढंग से उपस्थिति, ऐसे जाना, अलग अलग जगहों पे वो जाएंगे, बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे, और साफ बताता है कि कहीं ना कहीं मोहन भागवत यहाँ अपनी ही पार्टी पे, बीजेपी पे, अपनी पार्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब बीजेपी, इसलिए कह रहा हूँ, तो अपनी ही पार्टी पे भरोसा नहीं है क्या? और भैया जी जोशी का अचानक वहां भाषाई विवाद देना, इसके क्या मायने हो सकते हैं? अनम्यूट कीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, दोबारा आते हैं आपके पास, जरा रिकनेक्ट कीजिए। लेकिन हेमंत जी, इन्हीं सवालों के साथ बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, बिहार फोकस्ड, भाई आखिर क्यों मोहन भागवत को आना पड़ा बिहार? हेमंत जी। धन्यवाद राजीव जी। अभी जो बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए जरूरी है कि देश का ध्यान दूसरी ओर ले जाया जाए। आज बिहार में क्या हुआ कि जेडीयू के ही एमएलसी और एमएलए अपनी ही पार्टी के एक एमएलसी के खिलाफ खड़े हो गए और बीजेपी के लोगों के साथ खड़े हो गए कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। उनका नाम है खालिद अनवर। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि औरंगजेब को लेकर के इतिहासकारों की अलग अलग राय है, और कुछ इतिहासकारों ने उनको अच्छा शासक माना है, और इसका असर ये हुआ कि यहाँ औरंगजेब का मुद्दा जो है वो पूरे बीजेपी उसको विमर्श के केंद्र में लेकर के चली आई है। उनके 2-4 जो वाचाल जो विधायक हैं, जिसमें एक जो हरिभूषण ठाकुर बचौल जिनका नाम है, वो इस तरह के मुद्दों के वो चैंपियन है। गिरिराज सिंह के दूसरे संस्करण उनको आप मान लीजिए आप। तो ये पूरा जो एजेंडा है, उस एजेंडे को यहाँ डाइवर्ट करना, और जो यहाँ पूरी जो सियासत चल रही है कि नीतीश जी को कैसे धीरे धीरे खत्म करना है, इस पर बीजेपी की पूरी सहमति बन चुकी है। और जो लगातार जो बयान आ रहे हैं, अभी जो इनका दिलीप जायसवाल जी ने जो बयान दिया था, उसके बाद अभी खट्टर साहब आए थे यहाँ पर बिहार, और उन्होंने दिलीप जायसवाल जी की ताजपोशी की। अपने आप में ये हास्यास्पद था कि जुलाई 2024 में ही दिलीप जायसवाल जी अध्यक्ष बन गए थे, तो इतने दिनों के बाद ताजपोशी करने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब था उसका, मजमा लगा करके और ये कि उनकी ताजपोशी की जा रही है? तो असल में मकसद ये था कि उनका बाम मरोड़ करके जो अभी जो इस्तीफा लिखवाया गया 6 के बदले 7 मंत्री बनाने के लिए, तो उससे जो उनकी नाराजगी थी, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा लिख करके एक तरह से फेंका था हाथ से, तो उनको एक ग्रैंड उनका ये वेलकम करने के लिए ये किया गया। लेकिन उस मौके पर भी न तो खट्टर साहब ने, न बीजेपी के किसी बड़े नेता ने, बहुत सारे बड़े नेता यहाँ उपस्थित थे उस मौके पर, उन लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसके जरिए ये पता चले कि नीतीश जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो ये जो, लेकिन बीजेपी का संकट ये है, जिस पर बार बार हम लोग बातचीत करते रहे हैं, कि वह नीतीश जी को पोस्टर में तो रखना चाहती है, लेकिन एक तरह से उनको निष्प्राण बना देना चाहती है, निर्जीव बना देना चाहती है, जिसमें कि निर्णय लेने की, हिदायत देने की कोई ताकत न रह जाए। लेकिन आज बिहार विधानसभा में एक दूसरी बात हुई कि माले के विधायक जब हंगामा कर रहे थे, और खास करके जो जितने स्कीम वर्कर्स हैं उनका मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे,
तो बीजेपी के लोग तो काफी हमलावर थे, स्पीकर तक मजाक बना रहे थे, जो बीजेपी ये एमएल के जो विधायक दल के नेता है। लेकिन नीतीश कुमार ने उठ करके कहा कि आपकी जितनी मांगे हैं उन मांगों को आप लिख करके मुझे दीजिए और मैं उस पर संज्ञान लूंगा। और सेकेंड हाफ में मुख्यमंत्री से मिलने माले विधायक दल का नेता गया। अमूमन इस तरह की जब बातें होती है तो बीजेपी के लिए दुखद होता है। बीजेपी को लगता है कि नीतीश जी हम लोगों से अलग हट कर कुछ कर रहे हैं। तो अभी नीतीश जी ने एक पोस्टरिंग की यहाँ पर, लेकिन अभी पूरी सियासत का यहाँ ये के केंद्र में ये है कि तेजस्वी यादव जो लगातार हमलावर हैं, उस दिन भी 2 दिन पहले विधानसभा में जो हुआ और उसको लेकर के काफ़ी विजय सिन्हा में, सम्राट चौधरी में काफ़ी तिलमिलाहट थी। बीच में विजय चौधरी को हस्तक्षेप करना पड़ा था। और खास करके जो जगन्नाथ मिश्रा वाला प्रकरण आया जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि लालू जी पिछड़े समाज से आते हैं इसलिए आप उनको चारा चोर कहते हैं, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा जी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, जबकि उनको भी सजा मिली थी कोर्ट से। और जब उनके पुत्र जो मंत्री हैं इस सरकार में, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, अब उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते और उनको कोर्ट ने बरी कर दिया था। लेकिन तेजस्वी ने तुरंत उनको जवाब दिया कि आप लोगों में गलत बयानी नहीं कीजिए सदन में खड़े होकर के, क्योंकि उनको सिर्फ एक मामले में बरी किया गया था, बाकी मामलों में तो उनको सजा मिली थी। तो खैर, तो ये जो पूरा विमर्श है उसमें लेकर के और खास करके लालू यादव को लेकर के अभी जो आपने भी देखा होगा कि एक वीडियो जब प्रधानमंत्री भागलपुर आए थे तो उस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह और अन्य नेता बीजेपी की बात कर रहे हैं कि लालू यादव को निशाना बनाना ठीक रहेगा या तेजस्वी यादव को निशाना बनाना ठीक रहेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि लालू यादव को निशाना बनाने से बेहतर है कि ये तेजस्वी यादव को निशाना बनाया जाए। फिर गिरिराज सिंह ने कहा कि लगता है कि मैंने कुछ गलत बात कह दी है। तो इनके सामने एक संकट यह है कि अब फोकस किसके ऊपर किया जाए, लालू यादव के ऊपर या तेजस्वी यादव के ऊपर। तो तेजस्वी यादव ने जो एक चौपाल लगाई थी जिसमें कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में 100% डोमिसाइल लागू करेंगे, और जो सरकार ने जो ऐलान किया है कि हम प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, तो उसमें तेजस्वी ने बहुत ही तथ्यों के साथ जवाब दिया कि बिहार में 534 प्रखंड हैं, जिसमें से 400 ऐसे प्रखंड हैं जहां कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। 20 साल से आप राज चला रहे हैं, क्या हुआ? जो कॉलेज का जो ये है, जो रेशियो है, उसमें लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख की जो ये छात्र पर एक डिग्री कॉलेज है। तो ये सारे मुद्दे, और उसके ऊपर भी सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने ये उठाया कि जो ताड़ी वाला जो मुद्दा है कि हम जब सरकार में आएंगे तो शराबबंदी कानून में संशोधन करेंगे और शराबबंदी से ताड़ी को अलग करेंगे। ये एक ऐसा मसला है जिससे बिहार का बहुत बड़ा दलित समाज इससे जुड़ा हुआ है और उसके सामने ये संकट है निश्चित रूप से, क्योंकि वो एक ऐसा परंपरागत पेशा है जिसको आप ये नशे के कारोबार से उस तरह नहीं जोड़ सकते हैं जैसे दूसरे कारोबार के बारे में आप नशे के कारोबार को लेकर के जिस तरह से बात करते हैं। तो इससे एक बड़ी नाराजगी, बड़ी संख्या में उस जाति के लोग, उस समाज के लोग जो इस तरह के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनको जेल जाना पड़ा है और उसमें सबसे बड़ी संख्या उन्हीं की है। तो ये चीज, इसको एड्रेस किया जा रहा है। अभी बीजेपी के सामने जंगल राज और ये तेजस्वी यादव के बारे में ये कहना कि ये क्या शिक्षा की बात करेंगे, इनका रिकॉर्ड तो ये चरवाहा विद्यालय वाला है। लेकिन चरवाहा विद्यालय की जो पूरी परिकल्पना थी वह एक तरह से ये ओपन स्कूलिंग वाली परिकल्पना थी, जिसको बीजेपी को ये बात बीजेपी या संघ के लोगों को ये बात समझ में आती ही नहीं है कि आप शिक्षा को अगर सर्वव्यापी बनाना चाहते हैं, बहुत नीचे तक उसको ले जाना चाहते हैं, तो कैसे किस तरह के मोडस ऑपरेंडी आप इस्तेमाल करते हैं। तो अब जंगल राज के सवाल पर हो, शिक्षा के सवाल पर हो, इन सवालों पर जिस तरह से घेरने की कोशिश हो रही है। आज एक बड़ी घटना सामने आई है कि नीतीश जी के जिले नालंदा में एक महिला की लाश मिली, युवा महिला की, और उसके दोनों पांव में
6-6, 7-7 कील ठोके गए थे और उसकी अर्धनग्न लाश मिली। उसके अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई ये किस तरह का राज और समाज है जहां इस तरह की बर्बरता हो रही है और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे अधिक महिलाओं के खिलाफ हिंसा, सबसे अधिक दलितों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, सबसे अधिक करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं। नीचे के स्तर तक ये सरकार के लोग कह रहे हैं कि यहाँ बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है, किसी का काम नहीं हो रहा है। आप ब्लॉक में जाएं, आप अंचल में जाएं, आप थाने में जाएं, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हत्या तक के मामले में पुलिस जो है वो काउंटर FIR करवा लेती है ताकि लेन देन का रास्ता बना रहे। तो ये जो पूरा जो परिदृश्य है उसमें विपक्ष निश्चित रूप से हमलावर है सरकार के खिलाफ, लेकिन उसमें एक पेच है। पेच वह यह है कि कांग्रेस की जो पूरी भूमिका है उसमें एक कांग्रेस का जो लीडरशिप है उसको ये लगता है कि उसको वो फिर इसी लाइन पर काम कर रहा है कि हमको अधिक से अधिक शेयर चाहिए टिकट के रूप में, और उसको बाकी जमीन पर कैसे लड़ना है इस मुद्दे पर उसकी ये पूरा उसकी जो पूरी कार्य योजना है वो साफ दिखाई नहीं देती है। अभी हाल में इनका अखिलेश सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जो वो अति पिछड़ा समाज के सम्मेलन में वो बोल रहे थे। वो सम्मेलन संयोग से सदाकत आश्रम में ही आयोजित हुआ था और उसमें वो कह रहे हैं कि आपके लिए तो राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला करके आपकी तरफदारी करते हैं, आपकी बात उठाते हैं, कभी कभी इतनी कड़ी भाषा में, इतनी ऊंची आवाज में बोलते हैं कि हम लोगों को डर लगने लगता है। आप लोग कहते हैं कि आपकी आबादी 52% है, तो क्यों नहीं आप भीड़ जुटा पाते हैं। हम लोग तो गाली सुनने के लिए पैदा हुए हैं। दिक्कत यह है कि अगर आवेदन दे करके पैदा होने की गुंजाइश होती तो मैं भी आवेदन दे करके अति पिछड़ा या दलित समाज में पैदा होता। तो ये राहुल गांधी के पूरे एजेंडे को प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व किस तरह से उसमें पलीता लगा रहा है, ये देखने वाली बात है। और यहाँ एक नया राग जो छेड़ दिया गया कि मुख्यमंत्री तय जो होगा वो खड़गे साहब, सोनिया गांधी और राहुल जी करेंगे। ये अपने आप में वो कहते हैं कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, जो बिहार में हम लोग एक कहावत है, वो वाली कहावत दिखाई दे रही है। तो एक मुझे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जिस तरह की गोलबंदी विपक्ष की होनी चाहिए उसमें कांग्रेस की भूमिका मुझे कमजोर दिखती है। बाकी जो दल हैं वो अपने ढंग से यहाँ लड़ रहे हैं, चाहे लेफ्ट हो या आरजेडी के लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार की राजनीति, वहां की सियासत में क्या कुछ होने जा रहा है और इसमें मोहन भागवत की एंट्री वहां हो चुकी है और इसके बाद क्या कुछ होगा। तेजस्वी यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपनी राजनीति कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार को फिर से उसी कुर्सी पर काबिज होना है, लेकिन वो इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच उधर महाराष्ट्र में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एक के बाद एक मुद्दे आ रहे हैं और उन मुद्दों को दबाने की कोशिश हो रही है। दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? दीपक जी की आवाज यहां नहीं आ रही, यहां नहीं आ रही। कोई बात नहीं। जी दीपक जी ट्राई कीजिए, इधर मैं अपनी टीम को बोलूंगा। बट अमलेंदु उपाध्याय जी, अमलेंदु जी क्या कहें इस पे? राजीव जी देखिए, अब जो बिहार से लेकर महाराष्ट्र सब चल रहा है और दोनों ही राज्य एक तरीके से देखा जाए राजीव जी बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं फिलहाल। और अब हालांकि अबू आसिम आजमी को ले आया गया कि किसी तरीके से कुछ राहत मिले देवेंद्र फडणवीस को, वहां तो राहत मिल भी गई है और सारी तोपों का मुंह जो है वो अबू आजमी की तरफ मुड़ गया है। तो अबू आजमी ने बहुत मेहनत करके जो है महाराष्ट्र सरकार को बचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस भी इस बात को कह रही है कि अबू आजमी जो है वो लगातार इस सरकार के बचाव में आ जाते हैं जब जब जरूरत पड़ती है। तो जिस समय धनंजय मुंडे का इस्तीफा हो रहा हो, जिस समय सरकार के ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हों, एनसीपी के दूसरे मंत्री जो है हसन मुशर्रफ वो इस्तीफा दे रहे हों, ये सारी चीजें जिस समय चल रही हों और कानून व्यवस्था को लेकर जबरदस्त सवाल उठ रहे हों, उस समय औरंगजेब की शरण में अगर भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़े राजीव जी, तो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। और सिर्फ वही नहीं, अब वहां से औरंगजेब पहुंच गया। देखिए बिहार में भी अभी बता रहे थे अपने हेमंत कुमार जी की बिहार में भी पहुंच गया औरंगजेब।
और वहां भी जो है वो जेडीयू के विधायक भी खड़े हो गए बीजेपी के साथ में। तो यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा काम अबू आसिम आजमी ने कर दिया, ये एक तरीके से समझा सकता है। अब अबू आसिम आजमी कोई इतिहासकार तो है नहीं कि उन्हें इतिहास पढ़ाना है, किसी को बताएं कि इतिहासकारों ने कहा है। तो इतिहास में जो चीजें वो इतिहास अपनी तय कर लेगा, आपको इसी समय सब कहने की आवश्यकता क्या थी। लेकिन राजीव जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो अपनी घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं के आगे पूरा एनडीए जो है वो एक तरह से कहा जाए घिरा हुआ नजर आता है और उसके जवाब किसी के पास नहीं है। एक तो डोमिसाइल की जो बात की तेजस्वी यादव ने राजीव जी, उस डोमिसाइल की घोषणा की वजह से नीतीश कुमार भी और भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से घिरे हुए नजर आते हैं। और मुझे लगता है कि ये बड़ा मसला जो बनेगा, चूंकि जिस तरीके से 5.5 लाख के आसपास नौकरियां दी गई वहां तेजस्वी के शासन मतलब 17 महीने के कार्यकाल में, और उसमें बड़ी संख्या में नौकरियां दूसरे राज्यों के लोगों को भी मिली, उत्तर प्रदेश के भी काफी लोगों को मिली। बताया जाता है कि लगभग 20,000 के आसपास उत्तर प्रदेश के लोगों को भी वहां नौकरियां मिली। तो अब ये बाहरी राज्यों को जाकर वहां नौकरियां मिली, यानी काम करे वहां तेजस्वी यादव और नौकरियां बाहर के लोग जाकर ले जाएं, तो ये बड़ा मुद्दा वहां बनेगा। चूंकि तेजस्वी ने कहा है कि हम आएंगे तो नौकरियां और खोली जाएंगी। तो राजीव जी ये एक बड़ा मसला बनेगा और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास या तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के पास किसी भी हाल में दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब ये चीजें आगे बढ़ेंगी और मोहन भागवत जिस तरीके से पहुंचे, तो सीधे सीधे राजीव जी इसका मतलब ये है कि मोहन भागवत समझ रहे हैं कि मोदी जी की टीम के बस का अब जो है बिहार को लाना नहीं है और अटल जी का सपना पूरा करना जो है वो बीजेपी के बस का दिखाई नहीं पड़ता। तो मोहन भागवत ने खुद आकर कमान संभाली है। अब देखना ये होगा कि मोहन भागवत काम बनाते हैं कि काम बिगाड़ते हैं। अब ये 5 दिन में मालूम पड़ जाएगा क्या क्या मोहन भागवत वहां प्रवचन देते हैं। फिलहाल तो भैया जी जोशी ने जो है वहां काम बिगाड़ ही दिया था, लेकिन भैया जी जोशी ने जो बातें कही तो उसको बचाव के रास्ते अब निकल आए, वहां दूसरे से निकाल लिए गए। तो कुल मिला के राजीव जी मुझको जो लगता है कि देश की परिस्थितियां जिस तरीके से हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम मुद्दे हैं। पीयूष गोयल गए हुए हैं, ट्रंप ने कल फिर राजीव जी बहुत जहर उगला है भारत के खिलाफ, बाकायदा नाम लेकर जो है संसद में वहां की भारत का नाम लेकर उसने कहा है कि हम इन पे टैरिफ लगाएंगे, बहुत ज्यादा लगाते हैं। तो अब ये जो लगाते हैं टैरिफ, इसका ट्रंप का जवाब इधर से राजीव जी कुछ नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात इसको कहा जा रहा है राजीव जी वो ये है कि एस जयशंकर के सामने जब तिरंगा झंडा फाड़ा जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है और उसके बाद हमारा विदेश मंत्रालय की तरफ से जो वक्तव्य आता है, उस वक्तव्य में ये आता है कि साहब ये हमने इस घटना को देखा है, उसके हमने कुछ विजुअल देखे और हम ये समझते हैं कि वहां की सरकार जो है वो विदेशी राजनयिक जो उनके आता है उसका सुरक्षा का उसका सबका ध्यान रखेगी। कहीं कोई इस तरीके का आपत्ति नहीं जताई गई ब्रिटिश सरकार के प्रति कि आपने वहां इस तरीके की घटना क्यों होने दी और उन पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। ये उस वक्तव्य में विदेश मंत्रालय वक्तव्य में राजीव जी मुझे दिखाई नहीं पड़ा। तो जबकि इस पर स्पष्ट तौर पर कड़ी प्रतिक्रिया थी वो देनी चाहिए थी कि भाई आपके देश में भारत विरोधी ताकतें किस तरीके से यहाँ काम कर रही हैं। आपको याद होगा राजीव जी कि पहले यहाँ एक आ गया था ब्रिटिश नागरिक और उसको यहाँ उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर ब्रिटेन की संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ था। ऋषि सुनक उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और उनको जवाब देना भारी पड़ गया था कि भाई भारत में गिरफ्तारी कैसे हो गई कि वो शादी करने यहाँ आया था, ब्रिटिश नागरिक था, वो कहा जाता था कि वो खालिस्तान समर्थक है। तो ब्रिटेन की संसद में उस पर हंगामा हो सकता है कि उनका नागरिक यहाँ आके उसकी गिरफ्तारी कैसे हो गई, लेकिन हमारा विदेश मंत्री लंदन में है, चैथम हाउस में है और वहां वो बात कर रहा है, उसके बाहर जो है वह तिरंगे झंडे की जो है बेइज्जती की जा रही है और भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। इस पर हमारी सरकार जो है वो लाल आंख नहीं दिखा पाई ब्रिटेन की सरकार को, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है और इस पर सरकार को कम से कम एक्शन लेना चाहिए था। तो लाल आंखें दिखाने वाले जो शेर के बच्चों से भले ही खेल रहे हो, चाहे सांप के बच्चों से खेल रहे हो, लोग तो बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि कौन किसके गले पड़ा, वो अलग बातें हैं कौन किसके गले पड़ा, लेकिन जो शेर के बच्चों से खेलने और सांप से खेलने का समय नहीं है। ये समय जो है दुनिया से लाल आंख दिखाकर बात करने का है। वो लाल आंखें राजीव जिस समय जो झुकी हुई नजर आती। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ कह रहे हैं कि लाल आंख और खासकर नरेंद्र मोदी और हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए, ये एक गंभीरता से सोचने समझने की ज़रूरत है। विदेश मंत्री जो हैं वो चैथम हाउस में जाकर जो बातें कहते हैं उसका क्या असर पड़ता है देश की राजनीति पे और दुनिया पे, वो भी समझने की ज़रूरत है। इधर इंटरनली बिहार और महाराष्ट्र और इन दोनों राज्यों में कैसे बीजेपी मुसीबत में है, घिरी हुई है, इन सब की भी हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास फिर से आना चाहता हूं, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक?
आपकी आ रही है? और जी, मैं जी, बिना जी, माइक्रोफोन के बिल्कुल। बात करता हूँ, देखता हूँ कि अगर नहीं थोड़ी नहीं बहुत आ बिल्कुल जाए तो। आ रही अच्छे देखिए, से आ रही क्लियर आवाज है, क्लियर आवाज है, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। देखिए, जरा आपके विचार इस पे महाराष्ट्र बहुत हो या जी जी महाराष्ट्र हो या कोई भी राज्य, भाषा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है। वहां पर भैया जी जोशी ने जो बयान दिया है, वो घाटकोपर नाम का इलाका है। और जो घाटकोपर का जो इलाका है वो पूरा का पूरा गुजरातियों का इलाका है दरअसल। और वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय में देखिए, जब शिवसेना ने वहां पर काम शुरू किया था 60 के दशक में, तब वो महाराष्ट्रियन लोगों के अलावा, मराठी भाषियों के अलावा सबके खिलाफ हुआ करती थी। वहां पर मराठी का प्रेम जो है उसमें कुछ विसंगतियां भी हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि शिवसेना ने जब उसकी थोड़ी ताकत बढ़ी 95 के बाद, तो उन्होंने जो अपना सबसे पहला जो राज्यसभा में सांसद भेजा था, वो कोई महाराष्ट्रियन नहीं था, वो चंद्रिका केनिया नाम की एक गुजराती महिला ही थी। तो इस प्रकार से जो है उनको धीरे धीरे ये पता चल गया कि आपको सभी समाज को लेकर चलना पड़ेगा। शिवसेना ने तो धीरे धीरे, खासकर उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति ने, उन्होंने धीरे धीरे बाकी लोगों को भी अपने साथ शामिल किया। लेकिन अभी भैया जी जोशी ने जो वहां पर बात की है, उसका बहुत ही खराब रिएक्शन वहां पे गया है। और वहां पर तो यहां तक उनका जो बयान है, वो बयान ये था कि आप मुंबई में रहकर अगर मराठी भी नहीं सीखते, नहीं समझते तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गुजराती आनी बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये गुजराती भाषियों का या गुजराती जो लॉबी है, उसका ऐसा असर हो गया है कि भैया जी जोशी जैसा, वो खुद भी महाराष्ट्रियन है, मराठी भाषी है, वो खुद कह रहे हैं कि आपको गुजराती सीखनी वहां पर ज्यादा ज्यादा आवश्यक हो गई है। इसका तो निश्चित रूप से रिएक्शन होना ही था, और लोग उस समय बहुत ही इसको बहुत एक बुरे बुरे तरीके से लिया है। अब एक्सपोज कौन कौन हुआ है इसमें संघ तो हो ही गया। दूसरी बात कि फडणवीस क्या कर रहे हैं। फडणवीस भी कभी मराठी भाषी लोगों के बारे में बड़ी बातें किया करते थे। अजित पवार का गुट क्या कर रहा है। और तीसरा एक और जो बहुत ही उपद्रवी गुट जो है, वो था राज ठाकरे का। राज ठाकरे जो भी मराठी भाषा के नाम पे, मराठी अस्मिता के नाम पे उत्तर भारतीय के लोगों को मारने पीटने में बहुत आगे हुआ करते थे। लेकिन इस समय राज ठाकरे हैं, वो भी चुप है। तो इस प्रकार से ये तीनों के तीनों चारों जो मराठी भाषी को लेकर, मराठी अस्मिता को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो भी एक्सपोज हुए हैं। तो हालांकि आज भैया जी जोशी ने ये कहा है, जो सामान्य रूप से गलत बयानी की बात ज्यादातर नेता कहते हैं कि मेरे बयान को ठीक से समझा नहीं गया और उसको जो है गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो वीडियो वहां पे वायरल भी हो रहे हैं और लोगों को पता है कि भैया जी जोशी ने गुजरातियों की बढ़ती जो ताकत है, या जो स्वीकार कर चुका है संघ भी, भारतीय जनता पार्टी भी, उसी के प्रभाव के अंतर्गत उन्होंने ये बात बोली है। लेकिन ये बात जरूर है कि भैया जो जोशी जो है, उनको बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आएगी, संघ को भी दिक्कत आएगी। अब दूसरी तरफ देखिए, आपने बिहार के बारे में पूछा कि बिहार में मोहन भागवत क्या कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि मोहन भागवत कुंभ में न जाने वाले लोगों में से भी हैं। वो शायद कुंभ नहीं गए वो, लेकिन वो बिहार जरूर गए हैं। अब कह सकते हैं कि बिहार में भी गंगा जाती है, तो हो सकता है वहां पर जाके वॉचमैन करने, या जो एक अलग बात है। लेकिन अब ऐसा वहां पर हो गया है कि वहां पर नीतीश कुमार और जो भारतीय जनता पार्टी, वो परस्पर अविश्वास के बीच वो चुनाव में जा रही है। ये जो बात कह दी गई है कि जब तक वहां पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार नहीं बनेगी, तब तक समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना जो है पूरा नहीं हो सकता। तो इसके बाद तो नीतीश कुमार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता कि वो निकल पड़े पूरे राज्य में। उन्हें भी खतरा है। अब ये जो दोनों के बीच जो अविश्वास पैदा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि संघ भी देख रहा है कि उसकी उपस्थिति वहां पर जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत वहां पर जो है अपना नेटवर्क जो है उसको शायद मजबूत करेंगे। आप पिछले कुछ चुनावों में देख रहे होंगे राजीव जी, कि जब चुनाव हो जाता है, मतलब जब चल रहा है, तब तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। उसके बाद आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो दूसरे या तीसरे दिन एक मीम जो है, एक कार्टून या तस्वीर है, वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होती है कि एक व्यक्ति साइकिल चलाते हुए जा रहा है और उसके नीचे लिखा जाता है कि देशभक्त संघी जो है आते हैं रात को, अपना काम करके चले जाते हैं। मतलब चुनाव का काम करके वो चले जाते हैं। ये बड़ा लोकप्रिय मीम है उन लोगों का, जो अक्सर हरियाणा के बाद भी हमने देखा, वो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी देखा। तो जो साइकिल वाला जो संघी है, चुनाव में जो पूरा का पूरा फेर बदल कर देता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बिहार भी पहुंच गया है। तो ये सतर्क होना पड़ेगा वहां पर जो बाकी चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस हैं और जो तेजस्वी यादव है या जो माले के लोग हैं। ये बात जरूर है
कि बहुत आसानी से बिहार के चुनाव को नहीं छोड़ा जाएगा। अब होता क्या है, ये नीतीश कुमार के लिए भी खतरा है और पूरा का पूरा वहां पर आगे क्या समीकरण है ये सारे के सारे अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि उसका कारण ये है कि भारत का सबसे अनप्रिडिक्टेबल जो पॉलिटिशियन है नीतीश कुमार, वही वहां पर केंद्र में धुरी है। तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, 2-3 महीने और जाने दीजिए, फिर देखा जाएगा कि क्या होगा और किस प्रकार का समीकरण बनता है और उसमें संघ की भूमिका क्या होगी। अब लेकिन ये बात संघ को भी पता चल गई है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है, तो उसे सपोर्ट देना है। अब तो संघ के लिए भी एक तरह से उनके अपने सरसंघ चालक महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं, महत्वपूर्ण उनके लिए रह गए हैं मोदी जी और अमित शाह। उनको बनाए रखना संघ के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। तो मोहन भागवत मुझे ऐसा लगता है कि शायद काम पर लग जाएंगे। तीसरी बात, आपने जो हर्षिल में थे, वहां पर हर्षिल एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जगह है वहां पर, तो वहां पर मोदी जी गए हैं, लेकिन वो ये भूल गए, उन्होंने इस बात का तो कोई उल्लेख नहीं किया कि वहीं से कुछ दूरी पर बद्रीनाथ और माना गांव के बीच बहुत बड़ा भूस्खलन कुछ दिन पहले हुआ था। इसमें 55 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए थे। उन मजदूरों के बारे में क्या हुआ, अभी भी शायद कुछ लोग, शायद पूरे के पूरे लोग नहीं मिले हैं, तो उसके बारे में भी उनको चिंता करनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था। और तीसरी बात, वो जो कह रहे हैं कि मेरे को गंगा ने गोद लिया है, तो उस गंगा का हाल क्या है। अभी परसों एक योगी जी गए थे वहां पर, योगी आदित्यनाथ गंगा में गए थे, जो ये कहते थे कि वहां का पानी इतना शुद्ध हो गया कि आप आचमन भी कर सकते हैं, लेकिन वही योगी जी जो है मास्क लगाए हुए हैं, हाथों में ग्लोव पहने हुए हैं और आसपास जो है वहां पे कचरा हमें दिखाई दे रहा है। तो माँ की स्थिति क्या है वो हम देख सकते हैं। आपने पीओके की बात की, मैं आपको याद दिला दूं कि एक संत हैं, अब पता नहीं संत वो सही है गलत है अच्छे हैं बुरे हैं उसमें मैं नहीं जा रहा, उन्होंने ये कहा था कि कुंभ का समापन होते होते पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा, मिट जाएगा। तो भाई ये तो पीओके को आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पाकिस्तान में तो अभी सब कुछ है, पाकिस्तान को उसके ऊपर आपको हमला करना पड़ेगा, बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, तब कहीं पाकिस्तान को आप हस्तगत कर सकते हैं। लेकिन पीओ का तो मामला तो आपके हिसाब से ज्यादा आसान है। तो पीओ को सही कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि आपको रोका किसने है, आखिर आप कर सकते थे। एक समय था, कुछ समय पहले बलूचिस्तान को भी लाना चाहते थे अपने अंडर में, वो गिलगिस्तान की भी बात किया करते थे। तो बातें चलने दीजिए, बातों का क्या है, बातें चलते रहती है, एक से एक बातें हो रही है, लेकिन लोग इस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो खोए हुए हैं कि हर्षिल में पर्यटन की छुट्टी पे जा रहे हैं, जो 18-18 घंटे काम के अंतर्गत ये भी सब आता है। वनतारा में भी जा रहे हैं, शेरों के साथ खेल रहे हैं। अब उसमें कोई कह भी रहा था कि भाई किसी का शौक है तो वो चले गए हैं वहां पे शेरों को देखने के लिए। तो एक नागरिक के नाते हमारी भी चिंता है भाई कि शेर भी अपना शौक कहीं पूरा ना कर ले। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप सुरक्षित रहे मोदी जी, और इतने नजदीक भी ना जाए। वो दीवार कब टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम सब की चिंता है। वो कांच की दीवार, कांच की दीवार, जी कांच की दीवार थी वहां पर। ये देखिए, हाँ आपका शौक हो सकता है शेरों के साथ खेलना, लेकिन शेर कहीं अपना शौक पूरा करने को उतर आए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये ठीक बात नहीं है, उन्हें अपने पूरी तरीके से सुरक्षित होकर ही जो कुछ करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंतिम बात जो मैं कह रहा हूँ कि बिहार में देखिए इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है, और बिहार में जो एक महिला का जो शव मिला जिसका हेमंत जी ने अभी जिक्र किया, वो वाकई बहुत ही दर्दनाक हत्या है। और इसके ठीक पहले 3 या 4 दिन पहले वहां पे एक बुजुर्ग महिला को डायन बताकर मार डाला गया। इतनी घटनाएं हो रही वहां पे महिलाओं को लेके, इन सब की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। जो बुनियादी हमारे मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए, आपको याद होगा कुछ साल पहले जब कोलोसियम, रोम के अंदर एक कोलोसियम था, वहां पर लोग भूख गरीबी इसकी ओर ध्यान न दें, इसलिए वहां पे दासों की जो गुलाम हुआ करते थे उनके तलवार का युद्ध कराया करते थे राजा, शेरों के सामने गुलामों को फेंक दिया करते थे। लोगों का मनोरंजन हो रहा है भरपूर। तो ये कोलोसियम है, भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा कोलोसियम बना दिया गया है, जिसमें लोग, जिसको हम एम्पी थिएटर भी बोलते हैं, कि लोग शेरों को देखें, शेरों के साथ लोगों को देखें, नेताओं को देखें। लेकिन हमारे जो बुनियादी मुद्दे हैं कि कहाँ है, रोजगार के बारे में क्या हो रहा है, किसानों के बारे में क्या हो रहा है, छात्रों के बारे में क्या हो रहा है, युवाओं के बारे में क्या है, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। तो इससे ज्यादा सुखी और इससे ज्यादा किस्मत वाला प्रधानमंत्री और किसी दुनिया का है क्या? मुझे तो इसमें शंका ही है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कहीं शेर अपना शौक पूरा कर दे तो न करे, बढ़िया है।
आगे बढ़ते हैं जरा। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास फिर आना चाहता हूं। और बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, 3-4 राज्यों की बातें, और उन सब के बीच नरेंद्र मोदी की राजनीति माँ गंगा ने गोद में लिया हुआ है, इस बात करते हुए आ रहे हैं। वो काशी में उन्होंने आज फिर दोहराया कि काशी में मैंने बोला था, और अब इधर। और इस बीच राहुल गांधी पहुंचे हैं वहां चमड़ा उद्योग के व्यवसायियों के पास, और उन लोगों से मुलाकात आज की राहुल गांधी ने। बहुत सारी तस्वीरें राहुल गांधी की आई हैं धारावी से। धारावी बहुत जाना पहचाना, हम लोगों के लिए बहुत पहचाना एरिया है, इलाका है, क्योंकि वहाँ हम लोग कई बार, प्रशांत जी वहाँ रिपोर्टिंग कर चुके हैं, मैं उनके साथ जा चुका हूँ, तो हम लोग कई बार वहाँ पर गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी जब धारावी पहुँचे, और ये एक अलग राजनीति है राहुल गांधी की। इस राजनीति को आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चमड़ा उद्योग को कैसे यहाँ करते हैं लोग, और उनके बीच पहुँचे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की इस राजनीति से खौफ खाती है बीजेपी। शायद ये खौफ वर्ड बीजेपी के भक्तों को, चाहने वालों को ठीक न लगे, लेकिन सच्चाई यही है प्रोफेसर रविकांत जी, क्योंकि राहुल गांधी कुलियों के बीच पहुंचे और एक वीडियो भी जारी किया। कल ही आपने देखा होगा, जो भगदड़ मची थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद। और अब आज यहाँ पहुंचे हैं चमड़ा उद्योग के जो व्यवसायी हैं उनके पास, जो खासकर इस उद्योग में काम करने वाले लोग हैं उनके पास। कैसे ये चुनौती पेश करते हुए नजर आते हैं आने वाले समय में, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी की राजनीति का एक ये हिस्सा हो गया है, जो धीरे धीरे इसका फैलाव हम देख रहे हैं। आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है राहुल गांधी की इस ढंग की जो ये यात्रा है इनकी। देखिए राजीव जी, मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूं कि राहुल गांधी सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी सत्य की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर सत्ता की राजनीति कर रहे होते तो बिहार में होते। जैसे मोदी जी गए और ब्रांडिंग कर रहे होते, जैसे मोदी जी वहां दिखाई दिए कि साहब शेरों के साथ खेल रहे हैं, सांप को हाथ में ले रखा है। लेकिन राहुल गांधी के लिए देश के लोग, और वो लोग जो आज बड़े मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, चाहे कुली हो, किसान हो, मजदूर हो, इनकी चिंता राहुल गांधी को निरंतर है। और इसलिए आज वो धारावी पहुंचे। धारावी में किससे मिलते हैं? जो चमड़ा उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, किन परिस्थितियों में वो ये काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं, जीवन यापन कैसे चल रहा है। तो ये देश को समझने, लोगों के दर्द को समझने की जो पूरी कोशिश है राहुल गांधी की लगातार। देशाटन अलग है, वो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी पूरे दुनिया का भ्रमण लगा करके आ ही चुके, लेकिन असल में राहुल गांधी जो कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदों को पैदा करना। इस बीच में हम सब ने देखा कि कितने नौजवान निराश हुए, उद्योग धंधों में लगे हुए कितने लोग निराशा में डूबे हुए हैं। और अभी तो एक सर्वे आया है कि 100 करोड़ लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा उस तरह से नहीं है तो ये इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएगा? लोगों की अगर क्रय क्षमता खत्म हो जाएगी तो उत्पादन कैसे होगा? उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो रोजगार कहां से मिलेगा? 140 करोड़ लोग, ये बार बार कहना, उनको आप संख्या में केवल गिन रहे, लेकिन 140 करोड़ लोगों को भूख भी लगती है। 140 करोड़ लोगों के जो परिवारीजन हैं, जो बच्चे हैं, उनको एजुकेशन भी चाहिए, बुजुर्गों को अस्पताल भी चाहिए, दवाइयां भी चाहिए,
उनको गरिमापूर्ण जीवन चाहिए, उनको उद्योग धंधों में भागीदारी भी चाहिए, लेकिन इसकी चिंता मोदी जी को नहीं। मोदी जी शेरों के साथ खेल रहे हैं। लगता है कि उन्हें सिर्फ शिकार करना आता है। अब वो शिकार चाहे उसमें देश की जनता ही क्यों ना हो, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये जो भारतीय हैं, वो जो देश के लोग हैं, उनसे जुड़ना, उनके दर्द को, उनकी परिस्थितियों को जानना, महसूस करना, और फिर उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या योजना हो सकती है। सिर्फ सुल्तानपुर के रामचेत का उदाहरण है, और शायद रामचेत उनके साथ में थे आज, क्योंकि चमड़ा उद्योग में गए थे, वो मशीन भी चलाई उन्होंने। तो जो लोग विपरीत परिस्थितियों में हाथ से काम करते हैं, जिसमें बड़ा पीड़ा होती है, दर्द होता है, बड़ा कठिन होता है, उसको कैसे मशीनीकरण के जरिए सहूलियत पैदा की जाए और कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, कमाई को बढ़ाया जाए। तो यह सिर्फ एक चमड़ा उद्योग का मामला नहीं है। जो तमाम उद्योग धंधे हैं, उसमें राहुल गांधी चाहते हैं कि वहां पर तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, प्रोडक्शन बढ़े, लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, तो रोजगार मिलेगा। अब 2 करोड़ रोजगार का वादा करके मोदी जी आए थे, लेकिन मिला क्या लोगों को? बाद में तो खैर मोदी जी ने ही कह दिया कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अब क्या क्या वो रोजगार बताएंगे। यहां पे योगी जी ने कहा कि साहब 30 करोड़ एक आदमी ने कुंभ में कमा लिए, वो निकला हिस्ट्री सीटर। और मीडिया भी क्या मजाक करता है लोगों के साथ, वो भी हम लोगों ने देखा कि एक लड़के ने अपनी प्रेमिका के कहने पर दातून बेच लिए। कितने के? 30,000 के। 30,000 में वो पूरे साल कुछ खाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड को भी खिलाएगा, उसको गिफ्ट भी देगा, उसकी जिंदगी कट जाएगी। क्या गोदी में क्या चल रहा है इस देश में? तब कौन सा नैरेटिव आप गढ़ रहे हैं? अगर उस लड़के के पास रोजगार होता, सरकारी डिग्री है उसके पास, लेकिन जिनके पास डिग्री नहीं है वो क्या कर रहे हैं इस देश में? वहां झूठी भी डिग्री चल रही। जिनके पास असली डिग्री है वो दातून बेचेंगे साहब, उनके पास रोजगार नहीं होगा। ये जो पूरा माहौल बनाया गया है, अभी सवाल पूछ लीजिए आपके औरंगजेब में साहब, शेयर मार्केट में जो गिरावट दर्ज हुई है, ऐतिहासिक हजारों करोड़ रुपए डूबे हैं, उसमें औरंगजेब का क्या रोल है? बताएं ना मोदी जी उसमें, या योगी जी साहब, अगर कोई रोल हो तो बताएं। अरे साहब, आपको जो करना चाहिए था आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इतिहास के गड़े हुए मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं। उनके जरिए देश चलेगा क्या? इतिहास से, और ऐसे इतिहास से क्या आप वर्तमान को सही कर सकते हैं और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं क्या? इतिहास सबक देता है, सबक सिखाने के लिए नहीं होता है कि आप रोज कोई अबू आजमी या कोई फला। ये सब क्या हो रहा है इस देश में? लेकिन आज गोदी मीडिया के आप देख लीजिए, मुठभेड़ और पता नहीं कौन कौन सी जो डिबेट है, उसमें क्या हो रहा है कि औरंगजेब की चिंता इसलिए कि उनको वोट क्या। अब खैर हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक व्यक्ति है जो साइलेंटली जो काम कर रहा है, धारावी में जाकर, कुलियों के बीच में जाकर, जिसे नहीं जरूरत है ये सब ब्रांडिंग करने की, न झूठ बोलने की। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे, राहुल गांधी सत्य की राजनीति कर रहे हैं। और राहुल गांधी देश की राजनीति कर रहे हैं, देश के लोगों की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने लिए राजनीति नहीं कर रहे। ये फर्क है वर्तमान सत्ताधारियों में और राहुल गांधी की राजनीति। राजीव जी। जी, राहुल गांधी की राजनीति, जरा प्रशांत जी आपसे भी समझना चाहता हूं।
उस एरिया को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं और स्पेशली पहुंचे हैं। महाराष्ट्र की सियासत देखिए, इस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की राजनीति में एक फ़र्क ये भी है और बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की जगह वो बिहार जा सकते थे। बिहार में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बीच वो जाकर उनके दुख दर्द को साझा कर सकते, बांट सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का धारावी पहुंचना क्या मायने रखता है? देखिए, जो प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं, राहुल गांधी धीमे धीमे अपनी जो स्वीकार्यता है और जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, जातिवाद जनगणना, 50% से ऊपर की आरक्षण लिमिट और सामाजिक न्याय का मुद्दा, मोटे तौर पर उसमें बहुत सारी चीजें हैं, रिप्रेजेंटेशन के सवाल है, उसको लेकर धीमे धीमे वो एक जो है जनादेश बना रहे हैं, एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं। और ये काम इस देश में जितने भी बहुजन की राजनीति करने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो उस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। एक तेजस्वी यादव को छोड़ के बिहार में वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे जो नेता हैं वो इस काम में नहीं लगे हुए हैं। वो केवल बयानबाजी या फिर रैलियां करने में ही है, यानी जो कनेक्ट है समाज से, वो कनेक्ट खत्म हो गया है। मैंने कई बार राजीव जी काशीराम के साथ ट्रेवल किया, जब उनकी राजनीति वो क्रिएट कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे, यही मेथड था उनका। इसी दिल्ली की बस्तियों में काशीराम अपनी साइकिल से झोला लेकर निकल जाते थे बस्तियों में। बहुत मेहनत की उन्होंने, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, सब जगह। यही राजनीति अब राहुल गांधी कर रहे हैं, जो काशीराम किया करते थे, लोगों से मिलते थे सीधे सीधे। ये काम मायावती भी नहीं कर पा रही हैं, और इसीलिए जब राहुल गांधी मायावती बयान देते हैं और मायावती को निकालना पड़ता है, अपने भतीजे को ही, आनंद को, तो ये सवाल खड़ा होता है। तो धीमे धीमे वो बहुत सारी जो कंस्टिट्यूंसी है सामाजिक न्याय वाली, उसको बहुत मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी साजिश इस देश के साथ हो रही है कि एक मीडिया का बड़ा हिस्सा खरीद लिया गया है। अखबार भी वो नहीं छापते जो छापना चाहिए उनको। जैसे स्टॉक मार्केट जब पूरी तरह डूबता है, तो यूपीए सरकार के समय ये खबरें अखबारों की हेडलाइन होती थी, ब्लड बाथ जी, ब्लैक फ्राइडे, खून बह गया स्टॉक मार्केट में। अब वो हेडलाइन नहीं आती, अब वो आता है करेक्शन हो गया। तो ये जो अखबारों का रोल है, जो मीडिया के जो टीवी मीडिया, उसकी बात ही क्या की जाए। तो वो लगातार एक वर्चस्ववादी एजेंडा को लेकर ये लोग चल रहे हैं, किसी न किसी चीज में उलझा के रखने, कि लोग अपने न्याय की, अपने अधिकारों की, इंसाफ की बात करना ही भूल जाएं। वो फंसे रह जाए औरंगजेब में, वो फंसे रह जाए शीशे के पीछे के शेर को देखने में, या हिंदू मुसलमान के दूसरे नैरेटिव जो खड़े होते रहते हैं। ये बड़ी साजिश इस देश में है, और उस साजिश के खिलाफ धीमे धीमे राहुल गांधी काम कर रहे हैं। एक बात में, ये जो अबू आजमी और मणिशंकर अय्यर जी, आप इनके बयानों का टाइमिंग देखिए। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये कोई इनका फिक्स मैच है, लेकिन इनकी टाइमिंग आप देखिए कि जब बीजेपी बहुत क्राइसिस में होती है, या जब अपोजिशन को, एक अपोजिशन के सामने एक मौका होता है सरकार को या बीजेपी को घेरने का, उस वक्त आप देखिए कि कोई ना कोई ऐसा बयान मणिशंकर अय्यर का
याबू आजमी का आता। ये पहली बार नहीं बोला इन्होंने, इनके बयानों की आप हिस्ट्री देखिएगा राजीव जी, तो जी। ये बयानों की एक हिस्ट्री है। और वो बयान आते हैं, उसके बाद बिल्कुल 5 मिनट में, जब तक आप सोचेंगे भी नहीं कि ये बयान आया, कहाँ से कहाँ आया, किसको दिया गया, वो छोटे से प्लेटफॉर्म का बयान बीजेपी के प्लेटफॉर्म, बीजेपी समर्थन मीडिया उठा लेता है। ये लोग एजेंडा को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, बहुत सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं। इनके प्रति हमारे आप जैसे मीडिया को बड़ा सचेत रहना होगा, राजनेताओं को, विपक्ष को बहुत सचेत रहना होगा कि उन्हीं के अंदर के जो आस्तीन के सांप है ये, वो क्या कर रहे हैं। अब एक बात मोहन भागवत के बिहार के दौरे पर, मोहन भागवत का बिहार दौरा बहुत खतरनाक है। वो किसी एजेंडा के साथ वहां जाते हैं। बिहार दौरे पर मोहन भागवत का जाने का मतलब है कि फिर बिहार में आरक्षण के खात्मे को, आरक्षण को खत्म करने की बहस फिर चालू होगी। 2015 में बिहार के इलेक्शन के ठीक पहले इन्होंने बयान दिया था, और अब फिर ये गए हैं वहां पे। मोहन भागवत की प्रेजेंस का मतलब है कि आरक्षण के खिलाफ एक साजिश हो सकती है। ये इस तरीके से लोग देखेंगे इनकी यात्रा को, क्योंकि इनका एक बैकग्राउंड रहा है। बार बार इन्होंने आरक्षण को खत्म करने की बात की है, और फिर वहां पे उनके दौरे से ये बातें फिर सामने आ सकती हैं, जिसमें बीजेपी को दिक्कत होगी, नीतीश कुमार को भी दिक्कत होगी, क्योंकि मोहन भागवत उसी प्रकार की राजनीति करते हैं जो वर्चस्ववाद की राजनीति है। जी राजनीति, जी बिल्कुल, मोहन भागवत की राजनीति। चुनाव से पहले आप याद कीजिए, एक बार और गए थे, मुझे जहाँ तक ध्यान है पिछले से पिछले वाले चुनाव में, और 2015 की बात, 2015 के चुनाव में, और वहाँ उन्होंने आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही थी। अब फिर पहुँच चुके हैं मोहन भागवत। तो मोहन भागवत की सियासत बिहार में क्या रहने वाली है, उस पर काफ़ी हम लोग चर्चा आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि 5 दिन तक वो रहने वाले हैं। लेकिन क्या यहाँ पर दोनों की राहें अलग अलग हैं? जी आपके पास ही आ रहा हूँ हेमंत जी, इस सवाल के साथ भी कि बीजेपी और मोहन भागवत यानी आरएसएस की राहें जो है वो अलग अलग हैं क्या बिहार को लेके, या यहाँ पर कोई और सोची समझी रणनीति है? हेमंत जी। जी राजीव जी, आरएसएस प्रमुख का बिहार आगमन जो है वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है कि आरएसएस का ये शताब्दी वर्ष है, और बिहार जीत करके, वो बिहार जितवा करके वो एक तरह से तोहफा देना चाहते हैं अपने संगठन को, अपनी पार्टी को। तो इसके लिए क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि बिहार के घर घर में संघ के लोगों को पहुंचाया जाए, और पूरी जो नफरत की जो सियासत है उसका बीज बोया जाए वहां पर। इसकी तैयारी है। पिछले साल आरएसएस प्रमुख ने एक इंटरव्यू दिया था बिहार में ही, और उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार की प्रत्येक बस्ती में संघ की शाखाएं लगेंगी। तो संघ की जब शाखा लगेगी तो क्या करेंगे? वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे और हिंदू राष्ट्र का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा उनके पास क्या एजेंडा है? इस देश को पीछे ले जाने के अलावा आगे ले जाने का तो कोई एजेंडा है नहीं। तो इस बार तैयारी ये है कि जो मैंने पहले भी कहा कि नीतीश जी को जो फिनिश करना है उसके लिए कहा क्या जा रहा है, अभी वो दिखाई और सुनाई देने लगा है कि आरएसएस के लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं। मैं भी गांव से आता हूं और मैंने अपने गांव में आसपास में देखा है कि और आरएसएस के तो कोई ये कार्डधारी कार्यकर्ता होते नहीं है, वो सब अपने आप को ऊन करते हैं कि हम आरएसएस के हैं, और आरएसएस भी उसी तरह ऊन करता है उनको। तो वो आप इस बार प्रचार क्या चल रहा है कि हमने कांग्रेस को देखा, हमने आरजेडी को देखा, हमने नीतीश कुमार को देखा, अब एक बार भाजपा को देखिए। ये प्रचार संघ के लोग कर रहे हैं, और ये घर घर इस मैसेज को पहुंचाना है। आप समझ लीजिए कि इसका कितना डबल मीनिंग है इसका।
इसके जरिए किस तरह की गोलबंदी करने की कोशिश हो रही है। तो ये जो पूरा टास्क है कि बिहार को इस बार जीतना है और इसके लिए पूरी ताकत लगानी है। अभी वो 3 दिनों तक रहेंगे मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर एक बड़ा सेंटर एक बड़ा जिला भी है और उत्तर बिहार में बीजेपी के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है वहां पर। तो वहां 3 दिनों तक रहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को ये मंत्र देंगे कि चुनाव कैसे जीतना है। वो अब किस भाषा में बात करेंगे ये अलग मसला है, लेकिन पूरा फोकस इसी पर रहेगा कि इस बार जो तैयारी है उसमें घर घर लोगों को पहुंचाना है, अपने लोगों को। और उसमें अभी जो सुपौल में जो कार्यक्रम है उसमें नेपाल से ही बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। वहां था सरस्वती शिशु मंदिर का के एक भवन का उद्घाटन, लेकिन यह एक बड़ा इवेंट उसको बनाया गया। और अखबारों की भाषा देखिए और जो सोशल मीडिया साइट जो कि बीजेपी समर्थक, बीजेपी की ओर झुके हुए लोग हैं, लग रहा है कि जैसे कोई मदर टेरेसा का आगमन हो रहा है, उस तरह की उनकी भाषा है। कोई आलोचनात्मक दृष्टि नहीं है, कोई ये संतुलन नहीं है अखबारों की खबरों में। एकदम उनके सामने रिपोर्टर, अखबार सब बिछा पड़ा है कि मोहन भागवत सिर्फ जीभ से चाट नहीं रहे हैं, सारा कुछ उनकी ये जी हुजूरी में अखबार जो है वो कर रहा है पूरा मीडिया। तो ये पूरा जो सीन दिखाई दे रहा है उसमें ये बिहार जीतने की जो पूरी कवायद है उसमें आरएसएस उसकी पायलटिंग करेगा बिहार में। बीजेपी तो अपना काम करेगी ही, लेकिन आप जान लीजिए कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को पहुंचाने की कोशिश है कि जो जाए और घर के लोगों से कहे कि हिंदू के नाम पर, एक बार बीजेपी के नाम पर, सबको आपने देखा है, एक बार इनको देखिए, नीतीश जी तो आप बुरे हो गए हैं। अब ये सब बात कहेंगे जो इधर जो मीडिया में वो ऐसे नहीं कहते हैं। घर में जाकर बताएंगे कि नीतीश जी तो अब किसी काम के नहीं रह गए हैं, अब हमको सरकार बनाने दीजिए, हमको मुख्यमंत्री बनाने दीजिए। ये इस तरह का प्रचार जो है, जिसको लालू जी की भाषा में कहें तो जो कनफुकवा जो पूरा जो ये है ऑपरेंडाई है, मोडस ऑपरेंडाई, उस कान फूकने वाली ऑपरेंडाई का इस्तेमाल करना है। ये गुरु मंत्र देने के लिए मोहन भागवत जी आए हैं और कोई बहाना नहीं है। बिहार को जो फोकस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही अवसर पर मुझे लगता है कि महागठबंधन के तमाम दलों को और अपने स्तर पर भी और संयुक्त रूप में भी अगर आप समानांतर प्रचार में नहीं उतरेंगे तो ये एक तरफा जो प्रचार है ये बड़ी गोलबंदी की ओर ले जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस खतरे को भाप करके और आपको काम करना पड़ेगा, अन्यथा आप ये इस फिराक में रहेंगे। अब जो प्रभारी महोदय है वो ये कहेंगे कांग्रेस इस बार ए टीम बी टीम नहीं ए टीम बन करके लड़ेगी। अरे भैया, ये ए टीम और बी टीम बनाने का मौका नहीं है, ये तो साथ मिलकर के लड़ने का अवसर है। अगर आप साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे और इसी चक्कर में रहेंगे कि मुख्यमंत्री राहुल गांधी तय करेंगे और खड़गे साहब तय करेंगे और बी टीम नहीं ए टीम बन करके लड़ेंगे, तो इससे नहीं काम चलने वाला है। आपको इस बार मुकाबला आरएसएस से है और मोहन भागवत जी यहाँ खूंटा गाड़ने के लिए इसीलिए आए हुए हैं कि 3 दिनों तक मुजफ्फरपुर में साधारण बात नहीं है। मैं उसी जिले का रहने वाला हूँ और मुजफ्फरपुर के मन मिजाज को जानता हूँ। वो कितना वहाँ रंग भरेंगे मुजफ्फरपुर के लोगों में, इस बात को आप समझ लीजिए। और एक बात और जान लीजिए कि इस बार ये पूरी तैयारी है कि किसी एक मसले को, कोई सुई बराबर का भी मसला हो, उसको भी सांप्रदायिक रंग देना है। और इसी गोलबंदी के लिए औरंगजेब वाला मसला, अब देख लीजिए ना कि आज जेडीयू और बीजेपी के लोग मिलकर कह रहे हैं कि जेडीयू की खालिद अनवर की व्यवस्था खत्म की जाए, उनको परिषद से बाहर किया जाए। औरंगजेब के बारे में वो औरंगजेब का पक्ष ले रहे हैं। अरे उस व्यक्ति ने तो सिर्फ यही कहा कि इतिहासकारों की अलग अलग राय है औरंगजेब को लेकर के। कुछ लोग उनको अच्छा शासक मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि सबको एक दृष्टि से देखते थे, न्याय करते थे। और जिन मंदिरों पर उन्होंने कार्रवाई की, वहां उन मंदिरों में किसी कहीं रेप की घटनाएं हुई, कहीं लूटपाट की घटनाओं में शामिल है महंत, ऐसे मंदिरों पर कार्रवाई की। ये तो इतिहास में प्रूवन चीज है ये। तो ये ऐसे मसलों को कैसे जीवित किया जाए और ये इसका प्रयोग पूरे बिहार में होगा। और मोहन भागवत जी यहाँ बिल्कुल एक तरह से कॉम्युनली चार्ज करने के लिए आए हैं। और देख लीजिए वो जब 3 दिनों तक रहेंगे मुजफ्फरपुर में तब बात समझ में आएगी। और सुपौल वाला जो भाषण है वो अभी तक हमने देखा नहीं है कि क्या उन्होंने कहा है। अगर वो दिख जाए तो और
बात स्पष्ट होगी। लेकिन 3 दिनों का जो मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम है वो बिल्कुल बिहार को कम्युनली चार्ज करने के लिए और उत्तर बिहार को इसलिए उन्होंने चुना है जी। बिल्कुल बिल्कुल। जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहूँगा, दीपक जी क्या कहेंगे बिहार की राजनीति और उसमें भी इनकी एंट्री यानी आरएसएस की एंट्री इस वक्त? अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। ऐसे माइक्रो क्या अभी आवाज आ रही है? आ रही है दीपक जी। जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हेडफोन आपने उतार दिया, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं। अमलेंदु जी। हाँ जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए ये बड़े मसले हैं और बड़ी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा कर ली सब मसलों पे। और फिलहाल जो मसला बड़ा दिख रहा है वो मोहन भागवत जी का ही दिख रहा है कि मोहन भागवत जी इस समय पहुंचे हुए हैं, भागवत कथा पढ़ेंगे वहां या क्या करेंगे, बागेश्वर धाम बाबा की कथा होगी कि भागवत जी की कथा होगी, ये देखना होगा। लेकिन लग ये रहा है राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि स्थितियां उसके हाथ से बिहार में निकल रही हैं। तो मोहन भागवत जो है खुद अब वो ड्राइविंग सीट पर आ गए, स्टीयरिंग उन्होंने खुद पकड़ लिया, अब वहां रहेंगे और क्या करेंगे ये देखना होगा। हेमंत जी ने जैसे बताया कि भाई कानाफूसी तंत्र जो है वो सक्रिय हो गया है, और यार बिल्कुल सही है राजीव जी। इससे पहले जो 2020 का चुनाव था, हमारे एक मित्र हैं और बिहार में ही हैं, वो भाजपा के बड़े अच्छे समर्थक भी हैं और कुछ पदाधिकारी भी हैं। तो वो उस समय कह रहे थे कि भाई इस बार नीतीश कुमार को फिट कर देना है और ऐसा कर देना है कि मतलब कि अब भाजपा का ही सब मामला हो जाए। लेकिन वो इत्तेफाक कहिए या कुछ कहिए कि वो परिस्थितियां ऐसी बनी कि नीतीश कुमार फिट नहीं हो पाए, तो इस बार फिट किया जाएगा। तो जो विजय कुमार सिन्हा ने कहा था राजीव जी, वो विजय कुमार सिन्हा ने कोई अपने मन की बात नहीं कही थी, जो भारतीय जनता पार्टी के मन की बात है विजय कुमार सिन्हा ने वही कही थी। और विजय कुमार सिन्हा के मन की बात जो है वो समझते हुए मोहन भागवत जी पहुंचे हैं कि विजय कुमार सिन्हा को कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने विधानसभा में दौड़ाया है, एक तरीके से कहा जाए, तो भागवत जी पहुंचे हैं कि भाई देखो हम आ गए हैं, अब ये काम पूरा यहाँ किया जाना है। तो कोई और सतर्क हो या ना हो, नीतीश कुमार को जरूर सतर्क हो जाना चाहिए राजीव जी। बाकी तो जो है वो विपक्ष में है, वो तो अगर कुछ होगा भी तो विपक्ष में रहेंगे, उनका क्या असर होगा, विपक्ष में थे विपक्ष में ही है। लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे अगर भागवत जी इसी काम पर लगे रहेंगे? तो सतर्क होने की आवश्यकता जो है वो नीतीश कुमार को है सबसे ज्यादा। बाकी तो सब अपना काम कर ही रहे हैं, जो होता रहेगा जी। बाकी सब कर रहे हैं अपना काम और वो होता रहेगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ बिहार, दूसरी तरफ महाराष्ट्र, तीसरी तरफ इधर देश की सियासत और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी, और इन सब पे हम चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र से बिहार तक कैसे ये दोनों राज्य कैसे बीजेपी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। महाराष्ट्र में अभी कुछ दिनों पहले, आप जानते कुछ महीने पहले नई सरकार बनी है, बीजेपी वहाँ ज़बरदस्त सीटें लेके आई और उन सीटों को लेकर भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी थी कि कैसे वहां वोटर लिस्ट को बढ़ाया गया, वोटर लिस्ट में नए नए वोटर्स आ गए वहां लगभग 40-42 लाख, और उसके अलावा कैसे वोटों की संख्या भी बढ़ गई थी। ये महाराष्ट्र का जिक्र है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी परेशान है और इधर चुनाव होना है बिहार में, और उससे पहले बिहार में नीतीश बाबू और बीजेपी के बीच जो खींचतान चल रही है उस पर भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे चर्चा होंगे आने वाले समय में। तो बहुत कुछ है इस पिटारे में जो आप तक हम